आज हम कक्षा 10 की गणित की पुस्तक से पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली की इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये पाठ हमारा वास्तविक संख्याएं है इसका नाम। तो जैसे कि हम जानते हैं, कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं अगर हम परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को इकट्ठा मिला दें। अगर इन दोनों को मिला के जो हमारा सेट बनेगा, जो कलेक्शन बनेगा, उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां PQ एक पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर ना हो। ये हमने कक्षा 9 में परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी है कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके और P और Q पूर्णांक हों और Q 0 के बराबर ना हो। अब हमें पता है पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक में माइनस की वैल्यू भी आती हैं और प्लस की वैल्यू भी आती हैं। जैसे कि हमने ये कुछ पूर्णांक लिखे हैं, ये आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होगी? एक ऐसी संख्या जिसमें अंश भी और हर भी पूर्णांक हो। जैसे कि 4/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका अंश भी एक पूर्णांक है और हर भी एक पूर्णांक है। -4/5 भी एक परिमेय संख्या है। 0/7 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य ऊपर तो आ सकता है, लेकिन अगर हम 8/0 लिखें तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा है कि जो हर है, Q है, वो शून्य नहीं हो सकता। अब हम परिमेय संख्या में क्या क्या शामिल करते हैं वो देखेंगे। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। अब हमें पता है प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 आगे कहीं तक जाती हैं। तो अब हम कहते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। तो मान लो हम 3 ले लेते हैं। क्या 3 एक परिमेय संख्या है? तो हम क्या कर सकते हैं, 3 को हम 3/1 के रूप में लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक परिमेय संख्या बन गई जिसका P भी और Q भी एक पूर्णांक है और Q शून्य नहीं है। इसी तरह हम और कोई परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या लें, 4 लें मान लो, तो 4 को भी 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं जिनके नीचे अगर हम 1 लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो परिमेय संख्या बन जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। ये हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। अब दूसरा पॉइंट है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। ये भी सत्य है। हमें पता है पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 या आगे। अब जैसे कि हम देख चुके हैं, 1 से आगे तो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। अब हमारा शून्य रह गया। 1 से आगे वाली सारी संख्याओं के लिए हम देख चुके हैं कि सब के नीचे अगर हम 1 लिख दें तो वो परिमेय संख्या बन जाती है। अब बात आती है शून्य की। तो शून्य को भी हम 0/1 लिख दें तो ये भी एक परिमेय संख्या बन जाती है। तो इससे पता चलता है कि हमारी सारी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या हैं, क्योंकि उनको हम बटे में 1 करके P/Q की फॉर्म में ला सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। तो ये भी, इनको भी हम ऐसे ही देख सकते हैं। हमें पता है पूर्णांक कौन से होते हैं, जिसमें प्लस की वैल्यू भी होती हैं और माइनस की वैल्यू भी होती हैं। ये हमारे पूर्णांक होते हैं। तो जिस प्रकार हमने प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं को परिमेय संख्या बनाया, इसी तरह हम इनको भी बना सकते हैं। अब मान लो हम -3 लेते हैं, तो -3 को अगर हम -3/1 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और ये पी बटे क्यू की फॉर्म में आ गई और क्यू शून्य भी नहीं है। तो इस तरह हमें इसकी सारी संख्याएं लेके उसको पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हम तीनों बात याद रखेंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। और इसके बाद सभी शांत दशमलव परिसर वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। शांत दशमलव का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये उदाहरण लिया है हमने 7/8। अगर हम 7 को 8 से डिवाइड करें, भाग करें, तो पहले ये शून्य पे जाएगा, फिर हम दशमलव लगा के एक शून्य उतारेंगे तो ये फिर जाएगा 8 पे, फिर हम एक शून्य और उतार लेंगे, फिर ये 7 पे जाएगा और फिर हम एक शून्य और उतार लेंगे और अब ये चला जाएगा 5 पे। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा शेषफल क्या आ गया है? शून्य आ गया है। तो ऐसे संख्या जिसमें भाग पूरा पूरा चला जाए, शेषफल शून्य आ जाए, वो संख्याएं शांत कहलाती हैं, शांत दशमलव परिसर वाली संख्याएं। तो वे सारी भी क्या होती हैं, हमारी परिमेय संख्याओं में काउंट होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है सभी अनवसानी आवर्ती दशमलव परिसर वाली संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं। मतलब अनवसानी का मतलब क्या है? जिसका भाग कभी ख़त्म ना हो। आवर्ती का मतलब जिसमें एक ही डिजिट बार बार आता रहे, एक या कुछ डिजिट बार बार आते रहे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है 10/3 का लिया है। अगर हम 10/3 को भाग करेंगे 10 से, तो 3 तिया 9, फिर हम दशमलव लगा के एक शून्य उतार लेंगे, फिर 3 तिया 9 पे गया ये, फिर हम एक और 0 उतार लेंगे, 3 तिया 9, फिर हम एक शून्य और उतार लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं हर बार शेषफल 1 आ रहा है, हर बार शेषफल 1 आ रहा है और ये शेषफल शून्य नहीं हो रहा, और ऊपर भागफल में 3 बार बार आ रहा है। तो इसका उत्तर आ गया हमारा 3.333 डैश डैश डैश, और इसको हम 3.3 बार भी लिख सकते हैं। तो ऐसी भिन्न जिनका दशमलव प्रसार शून्य ना हो और मतलब कोई भी डिजिट रिपीट होता रहो, तो ऐसी अनवसानी आवर्ती संख्याओं को भी हम परिमेय संख्याओं में काउंट करते हैं। तो इस तरह देखा हमने, हमारी 5 तरह की संख्याएं हमने देखी जो परिमेय संख्या में आती हैं। एक प्राकृत संख्या देखी, एक पूर्ण संख्या देखी, पूर्णांक देखे, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या देखी, और अनवसानी आवर्ती वाली संख्या देखी। ये हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जाना सब कुछ। अब बात आती है अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q एक पूर्णांक हो। मतलब ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, परिमेय संख्या की ये बिल्कुल उल्टी होती हैं, उनको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं हम काउंट करते हैं? वर्गमूल n जैसी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं जहां n एक अभाज्य संख्या हो। मतलब इस तरह की संख्या जहाँ पे ये n क्या है? n एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ खुद से भाग होती है और 1 से भाग होती है। तो जब यहाँ n एक अभाज्य संख्या होगा तभी ये संख्या वर्गमूल वाली संख्या अपरिमेय संख्या बनेगी। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7। अच्छा, अगर हम वर्गमूल 4 ले लें तो क्या ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी? जी नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 4 को सोल्व करके तो 2 आ जाएगा, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, और ये तो p/q की फॉर्म में आ गई, तो ये तो परिमेय संख्या होगी। इसीलिए हमें अंदर जो n की जगह है, n की जगह हमें एक अभाज्य संख्या ही लेनी है, तभी वो अपरिमेय संख्या बनेगी।
और दूसरी है सभी अनवसानी एवं अनावर्ती दशमलव परिसर वाली संख्याएं। अनवसानी जिसका भाग कभी ख़त्म ना हो, जो मतलब फिनिश ना हो। अनावर्ती जिसमें कोई डिजिट रिपीट ना हो रहा हो, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे ये एग्जांपल हमने लिया, पहले एक बार 0 आई, एक आया, फिर 2 बार 1 आया, फिर 3 बार 1, फिर 4 बार 1। इस तरह की संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और जो हमारी 22/7 है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है, ये हमें याद रखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 22/7 तो p/q की फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको हम अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं? इसको अपरिमेय संख्या इसलिए कहते हैं कि जो 22/7 है ये मान निश्चित नहीं है, ये लगभग मान लिया जाता है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो अब तक हमने परिमेय संख्या देखी, अपरिमेय संख्या देखी, परिमेय संख्या में क्या क्या संख्या आती हैं उदाहरण देखे, अपरिमेय संख्या में देखी। अब जो हमारी प्रश्नावली 1.1 है उसमें 3 परिभाषाएं प्रयोग में आएंगी, उनको हम अभी देख लेते हैं। पहले गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम गुणनखंड देखते हैं। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड क्या होता है, देखो, किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा पूरा विभाजक होता है। मतलब कोई संख्या है, उसका गुणनखंड कौन सी संख्या होगी? जो उसका पूरा पूरा विभाजक हो। विभाजक मतलब उसको पूरा पूरा भाग करने वाला हो। जैसे हम कहें कि भाई 10 के गुणनखंड लिखो, 10 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? तो 10 के गुणनखंड वे सारी संख्या होंगी जो 10 की विभाजक होंगी या 10 को भाग करने वाली होंगी पूरी पूरी। तो हमें पता है 1 भी 10 को भाग कर देता है, 2 भी कर देता है, 5 भी कर देता है और 10 कर देता है। जैसे 2 से हम भाग करके देखें 10 को, तो पूरा पूरा भाग हो जाता है और हमारा शेषफल जो है 0 बचता है। तो इसी तरह 5 भी इसको पूरा भाग कर देगा, 10 भी, 1 भी, तो इसके 4 गुणनखंड आ गए। तो ऐसी संख्याओं को ही हम गुणनखंड कहते हैं। अब हम देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक वो स्वयं। जैसे कि मान लो 3 एक अभाज्य संख्या है। अगर हम 3 के गुणनखंड लिखें तो कौन कौन से गुणनखंड आएंगे 3 के? 3 के गुणनखंड एक तो 1 आएगा, एक 3 आएगा। हम इन दोनों संख्याओं के अलावा और कोई संख्या पता नहीं कर सकते जो इस 3 को पूरा पूरा भाग कर दे। ऐसी 5 के गुणनखंड अगर हम निकालें तो वो भी 1 और 5 आएगा। 2 के गुणनखंड निकालें तो वो भी 1 और 2 आएगा। तो ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर आता है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब इसकी परिभाषा अभाज्य संख्या से उल्टी है। मतलब जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होंगे। जैसे मान लो 4 है, 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? हमें पता है 4 के गुणनखंड आएंगे, एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 4 आएगा। तो इसके गुणनखंड 3 आ गए, संख्या में 3 आ गए, 2 से अधिक हो गए ना, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। मतलब सिंपल सी हम बात क्या याद रख सकते हैं कि जिस संख्या के गुणनखंड सिर्फ 2 होंगे वो अभाज्य संख्या, और जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होंगे वो उसको क्या कहेंगे हम? भाज्य संख्या। और फिर एक बात हमें ये याद रखनी है कि जो एक होता है, एक न तो वो अभाज्य संख्या है, एक जो होता है न तो अभाज्य संख्या होती है और न ही भाज्य होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि एक को ना हम अभाज्य संख्या में काउंट करते हैं और ना हम भाज्य संख्या में काउंट करते हैं। तो ये आज हमने देखा प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। हमने वास्तविक संख्याएं देखी, परिमेय संख्या देखी, उसके एग्जाम्पल देखे, अपरिमेय संख्या देखी, 3 परिभाषाएं देखी, गुणनखंड की, अभाज्य संख्या की, भाज्य संख्या की।
तो अब नेक्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन का जो आएगा उसमें हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही।